नमस्कार विद्यार्थियों, अभी प्रेरणा टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। कंप्लीट नहीं हुआ है और अब आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कौन से सिद्धांत की। कितने सिद्धांत पढ़ चुके हैं हमने सबसे पहला सिद्धांत कौन सा पढ़ा? अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात कर रही हूं। पहला सिद्धांत हमने पढ़ा मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। दूसरा पढ़ा हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत हमने पढ़ा कौन सा? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? देखिएगा इधर, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये ध्यान आ रहा होगा आपको कि ये सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो कह दो या मास्लो कह दो, एक ही बात है। कई बार मैस्लो क्या लिखा जाता है? मास्लो। ये सिद्धांत मैंने आपको अधिगम टॉपिक में पढ़ाया था, क्योंकि वहां सारे एक साथ सिद्धांत पढ़ाए थे। अधिगम टॉपिक के अंतर्गत मानवतावादी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मैस्लो एंड रोजर्स मैं बता चुकी हूं वहां पर। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अगर मुख्य रूप से पूछ लिया जाए कि मैस्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है, प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, मैस्लो का सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि से, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम से, ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरणा से, और ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तित्व से। इस तरह से आपके सामने प्रश्नों कि मैस्लो का सिद्धांत संबंधित है बुद्धि से, अधिगम से, अभिप्रेरणा से या व्यक्तित्व से, तो क्या आंसर दोगे आप? आपको आंसर देना है अभिप्रेरणा से। मैंने ये सिद्धांत अधिगम में आपको पढ़ाया है, लेकिन मुख्य रूप से ये सिद्धांत किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से संबंधित है। और अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। पहली बात तो ये क्लियर। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि मैस्लो के अनुसार 5 आवश्यकताएं, कितनी आवश्यकताएं? 5 आवश्यकताएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इतनी बात ध्यान रखनी है। डिटेल में हम ये सिद्धांत पढ़ चुके हैं अधिगम टॉपिक के अंतर्गत। मुख्य रूप से ये सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, अभिप्रेरणा से संबंधित है। तो अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। कितनी आवश्यकताएं बताइए? 5। तो मैस्लो का कहना है कि मानव की 5 आवश्यकताएं उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। बात क्लियर? इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुआ हमारा चौथा सिद्धांत। 5 आवश्यकताएं आपको पता होंगी। ठीक है, 5 आवश्यकताएं आपको पता होंगी, बिल्कुल बताई थी मैंने 5 आवश्यकताएं। इस तरह से मैंने आपको बताया था 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। ध्यान आ रहा होगा आपको। 1, 2, 3, 4 और 5 आवश्यकताएं बताई थी। सबसे पहली आवश्यकता क्या बताई थी? दैहिक आवश्यकता। नंबर 1 पे क्या बताई थी? दैहिक आवश्यकता। फिर क्या बताई थी? फिर मैंने आपको बताई थी सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता। ठीक है, उसके बाद सम्मान की आवश्यकता और सबसे ऊपर थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, डिटेल में पूरी चर्चा की है मैंने आपसे। तो सिंपल ध्यान रखना, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत जो कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत माना जाता है, किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है, मैस्लो कह दो या मास्लो ने दिया है। कितनी आवश्यकताएं बताई? 5। तो इनका कहना है कि मानव की 5 आवश्यकताएं उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। देखिए, पांचवा सिद्धांत है हमारा, कौन सा सिद्धांत? सक्रियता सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सक्रियता सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत सॉलिसबरी, मेल्मो व लिंडस्ले के नाम लोकप्रिय हैं। किस किस के नाम? सॉलिसबरी, मेल्मो, लिंडस्ले। सिंपल वे में ध्यान रखना है, सक्रियता सिद्धांत भी अभिप्रेरणा का सिद्धांत माना जाता है। सॉलिसबरी, मेल्मो एंड लिंडस्ले, ठीक है। और सक्रियता सिद्धांत मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने पर बल देता है। यह सिद्धांत कहता है कि व्यवहार में अगर दक्षता प्राप्त करनी है, कुशलता प्राप्त करनी है, तो सक्रियता का होना जरूरी है। सक्रिय रहोगे तो किसी भी काम में परफेक्शन आएगा, उसे अच्छे से सीख पाओगे। तो सिंपल है, यह सिद्धांत व्यवहार की दक्षता पर बल देता है और दक्षता के लिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंपल बात ध्यान रखनी है, देख लीजिए इधर। बिल्कुल, यह सिद्धांत व्यवहार की दक्षता पर बल देता है तथा दक्षता के लिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। सिंपल चर्चा ध्यान रखनी, यह सिद्धांत व्यवहार की दक्षता पर बल देता है और दक्षता के लिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा सिद्धांत? सक्रियता सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत सॉलिसबरी, मेल्मो व लिंडस्ले के नाम लोकप्रिय हैं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत चैपलिन, कॉफर व एप्पल, इस सिद्धांत के अंतर्गत चैपलिन, कॉफर व एप्पल के नाम महत्वपूर्ण हैं। ठीक, संतुलन स्थिर सिद्धांत सिंपल वे में समझना है, आपको केवल नाम ध्यान रखना है कि हाँ ये सिद्धांत भी अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, इतना ध्यान रखना है आपको। संतुलन स्थिर सिद्धांत का ये कहना है कि जीवन है और जीवन में कई बार बहुत बड़े बड़े डिस्टर्बेंस आते हैं, तकलीफें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा असंतुलित हो जाता है और कई बार इतना ज्यादा असंतुलित हो जाता है कि आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि जीवन में कितना भी बड़ा असंतुलन क्रिएट हो जाए, असंतुलन की स्थिति में भी हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है कौन सा सिद्धांत? संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। ठीक है, सिंपल ध्यान रखेंगे, कितने भी बड़े डिस्टर्बेंस आ जाए लाइफ में, कितनी भी बड़ी कठिनाइयां आ जाएं, कितनी भी बड़ी चुनौतियां आ जाएं, लेकिन हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। क्लियर, इतनी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आइए चालक सिद्धांत।
और चालक सिद्धांत किसने दिया है? वुडवर्थ। सिंपल ध्यान रखना, चालक सिद्धांत किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया है। चालक क्या है? चालक भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है? चालक है। सिर्फ सब क्या है? चालक है। तो बिल्कुल, जब भूख उत्पन्न होती है तो व्यक्ति क्रिया करता है, प्यास लगती है तो पानी की तलाश के लिए भागता है, यानी चालक व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। चालक सिद्धांत सिंपल ध्यान रखना है किसने दिया? वुडवर्थ ने। एक है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया है? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। सिंपल ध्यान रखना, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया है? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया है। नाम ध्यान रख लेना, प्रवर्तक के नाम ध्यान रख लेना, इतना काफी है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, सीधी सी बात है, हमारा अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो शारीरिक स्वस्थता भी हमें क्रिया करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। नाम ध्यान रखेंगे सिद्धांतों के, ठीक है। तो सिंपल आपको 8 सिद्धांत ध्यान रखने हैं। वापस एक बार सुन लो। पहला सिद्धांत क्या था? मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, पूरा डिटेल में पढ़ाया था, याद रखना है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत विलियम मैकडूगल। कितनी मूल प्रवृत्ति बताई थी? 14। और संवेग कितने बताए थे? 14। कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति, कौन कौन सी संवेग है, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। हम चर्चा कर चुके कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं अर्जित, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्ति की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं। मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। आदतों से क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां आदतों से भिन्न होती हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 क्रियाएं शामिल होती हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये सारी चर्चा हमने की थी, ठीक है। फिर हमने दूसरा सिद्धांत पढ़ा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हमने दूसरा सिद्धांत कौन सा पढ़ा था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रवर्तक कौन? सिगमंड फ्रायड। एक लाइन में हमने बात खत्म करी थी कि अचेतन मन में दमित इच्छाएं, अचेतन मन में दमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्लियर? तीसरा सिद्धांत हमने पढ़ा, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। प्रवर्तक कौन? डेविड सी मैक्लेलैंड। सहयोगियों के नाम क्या थे? एटकिंसन व होयेंगा एवं होयेंगा, ठीक है। एटकिंसन व होयेंगा एवं होयेंगा किसके नाम थे? ये सहयोगियों के नाम। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा कि उपलब्धि की चाह व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक। 3 सिद्धांत। चौथा सिद्धांत हमने पढ़ा, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो किसने दिया है? मैस्लो ने। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। कितनी आवश्यकताएं बताई है? 5। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि 5 आवश्यकताएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। किसने कहा? मैस्लो, ठीक है। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत के बाद हमने पढ़ा सक्रियता सिद्धांत, जो मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। संतुलन स्थिर सिद्धांत, कितना भी बड़ा जीवन में असंतुलन आ जाए लेकिन हमें संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, संतुलन स्थिर सिद्धांत। चालक सिद्धांत, चालक हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, एक अच्छा स्वास्थ्य हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो ये हुए अभिप्रेरणा के सिद्धांत, ठीक है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की चर्चा कर चुके हैं हम, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की चर्चा कर चुके हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे। अब मान लीजिए कि एग्जाम की डेट आपके सामने है और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। पहले आपकी गति धीमी थी लेकिन अब आपकी गति तीव्र होती चली जा रही है। मंद से क्या हो रही है? तीव्र हो रही है। क्यों? क्योंकि एग्जाम की डेट आपके सामने आ गई है और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और सपोज डेट कि एग्जाम में केवल 1 महीना बचा है, आप केवल 20 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं,
10 दिन, 5 दिन रह गए हैं और अब केवल 3 दिन, 2, 1 और आज ही वो दिन है कि आप एग्जाम देने चले गए। बिल्कुल आप एग्जाम देने चले गए, एग्जाम देकर आ गए। कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा। और अब कर रहे हैं आप रिजल्ट का इंतजार। आ गया वो दिन, निकल गया आपका रिजल्ट और आपका सिलेक्शन हो गया। खुशी के मारे उछल पड़े, आपका सिलेक्शन हो गया और अब कर रहे हैं पोस्टिंग का इंतजार। किसका इंतजार? पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार की घड़ियां खत्म, आखिर आ ही गया वो दिन। आज आपको ज्वाइन करने के लिए जाना है, आपकी पोस्टिंग हो चुकी है, ज्वाइन करने के लिए जाना है। आप चले गए ज्वाइन करने, ज्वाइन कर लिया आपने और अब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में एंटर हो रहे हैं। अब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में एंटर हो रहे हैं। नए टीचर को देखकर बच्चे लगे चीखने चिल्लाने, हा हू करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, बजाने लगे। अजीब सा माहौल। बताइए, देखकर घबरा जाओगे या नहीं? बिल्कुल नहीं घबराना है। मनोविज्ञान का ज्ञान लेकर गए हो आप, अगर आपको ऐसा माहौल क्लास में मिलता है तो अब आप क्या करोगे? अब आपको बच्चों को मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है। तो बताइए, क्या बच्चों को मोटिवेट करने के तरीके आपको आते हैं? अभिप्रेरित करने के तरीके आपको आते हैं? यस या नो? नहीं आते बच्चों। इसलिए अब आपको पढ़ने हैं बच्चों को अभिप्रेरित करने के तरीके, अभिप्रेरित करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। किन किन तरीकों से आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं? टीचर बनने जा रहे हो, टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को अभिप्रेरित करने के क्या क्या तरीके हैं, देखिएगा इधर। अभिप्रेरित करने के तरीके कह दो, तरीके कह दो, उपाय कह दो, तरीके, उपाय या विधियां। ठीक है, पहला देखिए, प्रशंसा एवं निंदा द्वारा। यस, बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को मोटिवेट करने का, प्रशंसा और निंदा द्वारा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी प्रशंसा करूं कि बिल्कुल आप बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे दिखाई देती है आपके चेहरे में वो बात कि आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो। बच्चों, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर वो प्रतिभा है, आपके अंदर वो एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी को पहचानो। अगर प्रयास करोगे, गिरोगे तो गिरना, लेकिन उठ जाना, संभलना और उठ जाना और खड़े हो जाना, और असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बना देना और बिल्कुल मंजिल को प्राप्त कर लेना। आप ऐसा कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है, आप में वो बात है। इस तरह से मैं आपकी प्रशंसा करके आपको क्या कर सकती हूं? मोटिवेट। दूसरा तरीका क्या है प्रशंसा के बाद? निंदा। अगर मैं ये देखूंगी कि प्रशंसा का आप पर कोई असर ही नहीं होता, तो कई बार हमें बच्चों की निंदा भी करनी पड़ती है। ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल हमें निंदा करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स के सामने भी जब बच्चा है प्रशंसा करने से नहीं माना, तो कई बार हमें निंदा तरीका भी अपनाना पड़ता है। जैसे मैं निंदा करके आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूं कि मत पढ़ो, बैठे रहो हाथ पर हाथ रखकर, वैसे भी कुछ नहीं कर सकते आप। आपके सारे साथी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, और आप बैठे रहना ऐसे हाथ पर हाथ रखकर, और वैसे भी मुझे कोई काबिलियत दिखाई नहीं देती आप में कि आप कुछ कर सको। मेरे ऐसे शब्दों को सुनकर के आप उठ खड़े हो गए कि मैडम ने क्या कहा, काबिलियत दिखाई नहीं देती, अब तो मैं मैडम के सामने तभी जाऊंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा, मैडम भी तो यही चाहती है, इसीलिए तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ताकि वो शब्द आपको झकझोर दे और आप प्रयत्न करने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए तो प्रयोग किया। याद रखना बच्चों, कभी भी माता पिता और टीचर्स के द्वारा कहे गए कटु शब्दों को अदरवाइज मत लेना। ये अगर कटु शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे कई बार अपने इन बच्चों की भलाई के लिए हमें निंदा का सहारा भी लेना पड़ता है, कटु शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो बिल्कुल प्रशंसा और निंदा के द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, प्रशंसा और निंदा द्वारा। दूसरा देखिए, सफलता का आभास कराकर। बिल्कुल
सफलता का आभास कराकर, जैसे सुनिए मेरी बात को ध्यान से, मैं आपको बिल्कुल फील करवाऊंगी, सफलता का आभास करवाऊंगी यहां खड़े होकर के। सोचो, बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं, बिल्कुल इमेजिन करना, बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, इत्मीनान से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा गया आपका पेपर, और अब आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आ गया वो दिन कि आपका रिजल्ट निकलने वाला है, और रिजल्ट आप देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं, आपके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं आपके अपने, जो उम्मीद भरी नजरों से आपकी ओर देख रहे हैं, उनके कान तरस रहे हैं खुशखबरी सुनने के लिए। आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, और आपका सिलेक्शन हो गया। कितना खुशी का दिन होगा वो, फील कर सकते हो तो उसे फील करके देखो, महसूस कर सकते हो तो उस पल को महसूस करके देखो, कितना सुखद पल होगा वो, कितनी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी। तो बच्चों ध्यान रखो, सफलता का आभास कराकर हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूं, वो सुखद पल, उस खुशी की अनुभूति आप करना चाहते हो या नहीं? वो सुखद पल आप देखना चाहते हो या नहीं? बैठे बैठे आप बोल रहे होंगे यस मैम, हम देखना चाहते हैं। तो बच्चों, वो सुखद पल देखना चाहते हो, उस खुशी की अनुभूति करना चाहते हो, तो पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करो, उनकी उम्मीदों को साकार करो। बहुत उम्मीदें लगा रखी उन्होंने आपसे कि हमारा यह बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। आप अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा उनकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हो। उस मंजिल तक आपको पहुंचना है, उस सफलता तक आपको पहुंचना है। तो बिल्कुल सफलता का आभास कराकर हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका, असफलता का भय दिखाकर। यह भी एक तरीका होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मत पढ़ो, बेकार की बातों में पड़े रहो, बहुत टफ कंपटीशन होते हैं आजकल, मत पढ़ो, सोचते रहो, विचारते रहो बैठे बैठे, और ऐसे आ जाएगी आपके सामने एग्जाम की डेट, और दे देना ऐसे एग्जाम, रिजल्ट आएगा, रोल नंबर ढूंढते रह जाओगे। क्या गुजरेगी उस वक्त आपके ऊपर, क्या गुजरेगी आपके पेरेंट्स के ऊपर? क्या ऐसा बेकार दिन आप देखना चाहते हो? यस या नो? क्या ऐसा बेकार दिन आप देखना चाहते हो? आपके अंदर से आवाज आएगी नो, हमें ऐसा बेकार दिन नहीं देखना। तो फिर पढ़ाई करो बच्चों, वरना क्या हासिल होगी? असफलता मिलेगी। तो असफलता का भय दिखाकर भी हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। आवश्यकताओं का ज्ञान कराकर बच्चों को उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान कराएं कि बेटा क्या आवश्यकता है आपको, कि मुझे आवश्यकता है कि मुझे उस पद पर जाना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएस बनना है, ये मेरी आवश्यकता है, मुझे उस पद पर जाना है। तो बेटा जब ये आपकी आवश्यकता है तो पढ़ाई करो, मेहनत करो, ताकि आप मंजिल तक पहुंच सको। ठीक है, कामयाबी आपके कदम चूम सके, इसलिए मेहनत करो अच्छे से। तो बच्चों को आवश्यकताओं का ज्ञान कराकर उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आकांक्षा का स्तर जानकर। आकांक्षा का स्तर जानकर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे से भी हम बात करते हैं, बेटा क्या बनना चाहते हो आप? तो बेटा बोलता है मैं टीचर बनना चाहता हूं। दूसरे बच्चे से पूछा बेटा आप क्या बनना चाहते हो? कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो हम बच्चों को मोटिवेट करें उनकी आकांक्षा का स्तर जानकर कि बेटा टीचर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, पढ़ाई करनी होगी, कंपटीशन को फेस करना होगा, अच्छे से स्टडी करनी होगी। तो बच्चों के आकांक्षा स्तर को जानते हुए आप उनसे बात करो, उनसे कनेक्ट होते हुए उनसे बात करो, तो आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा। यस, बच्चों के सामने प्रतियोगिताओं का आयोजन करें, क्योंकि प्रतियोगिताओं का आयोजन यदि किया जाता है तो बच्चा रुचि के साथ उनके साथ फाइट करता है, अच्छा करने की क्या करता है, कोशिश करता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने वाली बात उनमें होती है। प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करके, यस, प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करो कि फर्स्ट आना है, बेस्ट करना है, उससे आगे निकलना है।
आपको अपने फ्रेंड से ज्यादा बेस्ट करना है। ये प्रतिस्पर्धा की भावना जो हम बाल्यावस्था में मुख्य रूप से जागृत करते हैं या बाल्यावस्था में जागृत होती है, तो इसके द्वारा भी हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। रटने वाली बात ही नहीं, सिंपल ध्यान रखनी है, ठीक है। इनके अलावा उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग द्वारा टीचर को क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए उचित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर टीचर उचित विधियों का प्रयोग करेगा तो बच्चा रुचि के साथ पढ़ेगा, मन के साथ पढ़ेगा। तो उचित विधियों के प्रयोग द्वारा भी हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य जिसे हम सुन सकते हैं, दृश्य जिसे हम देख सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री, और आपको पता होना चाहिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग मुख्य रूप से मंदबुद्धि बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। प्रतिभाशाली बच्चों को फिर भी लेक्चर मेथड से समझ में आ सकता है, लेकिन मंदबुद्धि बच्चों को नहीं। मंदबुद्धि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। जब श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों के दो सेंस मोटिवेट हो जाते हैं, आंखें और कान। आंखें देखने के लिए, कान उसके बारे में सुनने के लिए, और जब ये दोनों सेंस बहुत अच्छे से जागृत हो जाते हैं, इट मीन्स बच्चा सीख रहा है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके भी हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। किसे कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज? एक तो होती शैक्षिक, एक होती सहशैक्षिक गतिविधियां। शैक्षिक में आपका पाठ्यक्रम आ जाता है, सहशैक्षिक कह दो, पाठ्य सहगामी कह दो। इसमें खेल, निबंध, नृत्य, संगीत आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। किसके अंतर्गत? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत। अगर हमें बालक का सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना है, चहुं पक्षों का विकास करना है, बालक के सभी पक्षों का विकास करना है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा भी हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय और कक्षा के उचित वातावरण द्वारा। माहौल, एटमॉस्फेयर भी मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। विद्यालय का माहौल ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा मोटिवेट हो सके। क्लास का माहौल मोटिवेटिंग होना चाहिए। तो इन सब तरीकों से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। सिंपल बातें हैं। प्रशंसा और निंदा के द्वारा हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। सफलता का आभास कराकर, असफलता का भय दिखाकर हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। आवश्यकताओं का ज्ञान कराकर हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। उसके आकांक्षा का स्तर जानकर हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा उचित शिक्षण विधियों के द्वारा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? मोटिवेट करने के तरीके आपको आ गए, ठीक है। अब बताइए, जब हम बच्चों को मोटिवेट कर देंगे तो बच्चों में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? जब हम बच्चों को मोटिवेट कर देंगे तो बच्चों में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, बताइएगा। पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं। क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को ऑप्शन नंबर 1 है बालकों में रुचि जागृत करनी चाहिए, बालकों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बालकों में अनुशासन स्थापित करना चाहिए, बालकों को अभिप्रेरित करना चाहिए। बताइए क्या आंसर आएगा। प्रभावी शिक्षण कराना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालकों में रुचि जागृत करनी चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए,
अनुशासन स्थापित करना चाहिए या अभिप्रेरित करना चाहिए? बच्चों आंसर आएगा अभिप्रेरित। इसे कभी अवॉइड मत करना, पहले बात कर चुकी हूं। जब सर्वोत्तम सोपान ये है तो बिल्कुल ये है, हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चों में क्या जागृत होगी? रुचि। मोटिवेट करेंगे तो ध्यान केंद्रित होगा बच्चों का, मोटिवेट करेंगे तो बच्चों में अनुशासन स्थापित होगा। अरे मोटिवेट कर दो, सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन बच्चों को जगाता है। ये बात कर चुके हैं हम। बच्चा जागेगा तभी तो रुचि जागृत होगी, तभी तो ध्यान केंद्रित होगा, तभी तो अनुशासन स्थापित होगा। जगाता कौन है? मोटिवेशन। सबसे मेन जरूरत है अभिप्रेरित कर दो बच्चों को। प्रश्न कैसे भी पूछ लिया जाए, आपका प्रश्न इस तरह से आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, रुचि जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक ही आंसर आएगा, अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अभिप्रेरित करना चाहिए। प्रश्न आ जाए, बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? एक ही आंसर आएगा, अभिप्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए, अनुशासन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? एक ही आंसर आएगा, अभिप्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए, मानसिक क्रियाओं के विकास के लिए क्या करना चाहिए? एक ही आंसर आएगा, अभिप्रेरित करना चाहिए। प्रश्न आ जाए, लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? एक ही आंसर आएगा, अभिप्रेरित करना चाहिए। प्रश्न आ जाए, बालक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? एक ही आंसर आएगा, अभिप्रेरित करना चाहिए। तो अभिप्रेरणा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिप्रेरणा के द्वारा हम बच्चे में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। आइएगा इधर। अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक। जब हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो उसका व्यवहार क्या होगा? नियंत्रित होगा। तो अभिप्रेरणा बालक के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक है। रुचि जागृत करने में सहायक। बिल्कुल, कई बेतुके प्रश्न होते हैं बच्चों के कि मैडम रुचि जागृत होगी तभी तो मोटिवेट होगा। गलत। पहले हमें मोटिवेट करना होता है। बता चुकी हूं मैं, सोया हो बच्चा जागता कैसे? मोटिवेशन से। अरे जागेगा तभी तो रुचि जागृत होगी, तो मोटिवेशन से रुचि जागृत होगी, क्योंकि मोटिवेशन सर्वोत्तम सोपान है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। वही बात खत्म हो जाती। जब सर्वोत्तम सोपान मोटिवेशन है तो रुचि नहीं होगी। मोटिवेशन के द्वारा क्या जागृत होती है? रुचि। जब हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है मोटिवेशन से। मोटिवेट करने से ध्यान केंद्रित होगा। जब हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो अधिगम तत्परता जागृत करने में सहायक। बच्चे में सीखने के प्रति तत्परता जागृत हो जाती है कि यह सीखना है, मंजिल को प्राप्त करना है। मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है जीवन में, तो अधिगम तत्परता जागृत करने में सहायक। नेक्स्ट है अनुशासन स्थापित करने में सहायक। जब हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो बच्चों में अनुशासन स्थापित होता है। मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक। अगर हम बच्चे को कंटिन्यू मोटिवेट करते रहें तो ये स्वस्थ रहेगा, और ये स्वस्थ रहेगा तो मानसिक क्रियाओं में क्या होगा? विकास होगा। क्योंकि जब यह अस्वस्थ होता है ना, तो जो मानसिक क्रियाएं होती है वो भी सो जाती हैं। लेकिन अगर हम बच्चे को मोटिवेट करते रहें, कंटिन्यू मोटिवेशन के द्वारा उसकी हताशा निराशा को दूर करते रहें, मोटिवेशन के द्वारा उसके मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ करते रहें, तो मानसिक क्रियाओं में क्या होगा? विकास होगा। मोटिवेशन के द्वारा हम बच्चे को लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचा सकते हैं। यस, बहुत जरूरी होता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मोटिवेशन। बच्चों को कंटिन्यू मोटिवेशन मिलता रहे तो बच्चा लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंच सकता है। तो अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति में भी क्या होती है? सहायक होती है। ठीक, तो यहां से संबंधित किसी भी तरह से हेडलाइन से प्रश्न आ जाए
व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को अभिप्रेरित करना चाहिए। रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभिप्रेरित करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभिप्रेरित करना चाहिए। आपको कोई भी काम करना हो, बच्चों को क्या करें? मोटिवेट करें। देयर इज नो लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट एंड देयर इज नो इंटरेस्ट विदाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन जरूरी है। अभिप्रेरण अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, सर्वोत्तम सोपान है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अभिप्रेरणा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभिप्रेरणा टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम अभिप्रेरणा टॉपिक के क्वेश्चंस की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतनी क्लास को बहुत अच्छे से ग्रहण करें, आत्मसात करें, सुने, समझें। सारे एरियाज को टच कर लिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद एक भी लाइन या एक शब्द पढ़ने की आवश्यकता है। इतना ग्रहण कर लीजिए, काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।